हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपके सामने ये सिलेबस लेकर आई हूं और ये सिलेबस है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो HPSC ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस दिया है वही UGC नेट वालों का सिलेबस है। तो आज की वीडियो दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है और आज हमारी रहने वाली है क्लास नंबर 14। और आप सभी को बता देती हूँ कि हम तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की और अकॉर्डिंग टू सिलेबस कर रहे हैं। तो अभी तक इन 14 क्लासेस में मैंने क्या क्या करवाया है, तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने पढ़ी, उसके बाद प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं जिसमें पाली, प्राकृत, शोरसेनी, अर्धमागधी, ये सारा यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। पुरानी हिंदी का संबंध ये भी हम पढ़ चुके हैं। इन तीनों जो भाषाएं हैं इनका संबंध हम पढ़ चुके हैं। और फिर हमने शुरुआत की थी आधुनिक आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, ये टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, अब हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी का भौगोलिक विस्तार। तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी है, जैसे कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, ये टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं। साथ ही मैंने पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, ये इन तीनों के बारे में भी और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इन तीनों बोलियों की उपबोलियां, ये भी सारा हम पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्वी हिंदी। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों, साथ ही ये भी बताना चाहूँगी कि हमने जब से HPSC ने सिलेबस दिया था तो हमने ये पढ़ लिया था। HPSC के द्वारा दिए गए सिलेबस में यूनिट नंबर 10 तक है, 10 यूनिट हैं। टोटल यूनिट की बात करूं तो यूनिट नंबर 5 और 6 भी मैंने कंप्लीट पढ़ा रखी हैं, यूनिट नंबर 10 भी कंप्लीट पढ़ा रखी है। तो दोस्तों, ये सारी आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैंने 2 प्लेलिस्ट बना रखी हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से। तो उसमें पहले वाली, जिसमें बहुत सारी वीडियो हैं, उसमें मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र और यूनिट नंबर 5 और 6 बिल्कुल कंप्लीट पढ़ा रखा है, तो आप उनकी वीडियो देख लें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने कहाँ छोड़ा था आपको बता देती हूँ। तो बुंदेली और ये सब चीज़ें देखती हूँ मैंने पढ़ाई थी या नहीं, हमने ये नहीं पढ़ा है। और आपको बता देते हैं हमने कहाँ छोड़ा था। अवधि जो है ना, अवधि को आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो पीछे की वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था, ये सारी हमने पढ़ ली थी। कुमाऊनी, ये है नेपाली, पहाड़ी हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उसके अंतर्गत जो पहाड़ी हिंदी एक उपभाषा है। जैसे कि हिंदी की 5 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी की जो उपभाषाएं हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ी, कुमाऊनी पढ़ी, गढ़वाली पढ़ी, इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिना समय जाया किए हुए और मैं शुरुआत करूंगी पूर्वी हिंदी उपभाषा। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आती है अपभ्रंश, और अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ। ठीक है, तो अपभ्रंश से हमारी हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ है। और हिंदी की बात करूं तो हिंदी में 5 उपभाषाएं आती हैं और 5 उपभाषाओं के अंदर कई बोलियां आती हैं। तो अलग अलग उपभाषा के अंदर कितनी बोलियां हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हैं, ये सारे मैंने आज जो है धीरे धीरे मैं पढ़ा रही हूँ। और आज हम पढ़ेंगे पूर्वी हिंदी उपभाषा। तो पहले हम पढ़ेंगे पूर्वी हिंदी है क्या, कहाँ से इसका प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो शुरुआत करती हूँ। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कि इस वीडियो में ऐसा कुछ भी, जो 1-2 वीडियो हम उपभाषाओं से संबंधित डाल रहे हैं, पूरा डिटेल से पूर्वी हिंदी के बारे में अब तक की पिछली वीडियोज़ में मैं बहुत ही डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको तथ्यात्मक जो तथ्य आपको मिलते हैं, प्रश्न मिलते हैं, उन्हें आपको नोट डाउन कर लेना है, अपनी कॉपी बना लेनी है। अगर आप निःशुल्क रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो पूर्वी हिंदी का क्षेत्र कौन कौन सा है, यानी कि पूर्वी हिंदी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में पूर्वी हिंदी बोली जाती है। प्राचीन समय में जिस क्षेत्र को उत्तरी कौशल तथा दक्षिणी कौशल कहा जाता था, वही क्षेत्र पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है।
यानी कि कोसली जिसे वैशवाड़ी भी कहते हैं। तो पूर्वी हिंदी क्या है कि जिस क्षेत्र को उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल कहा जाता था, आगे चलकर उसी क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, पूर्वी हिंदी का क्षेत्र कहा जाने लगा। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, आपको एक एक बात बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। इसकी सीमाओं का निर्धारण कानपुर से मिर्जापुर तथा लखमीपुर से बस्तर तक का किया जाता है। यानी कि पूर्वी हिंदी का विस्तार की अगर बात करें तो कानपुर से मिर्जापुर तक ये बोली जाती है और लखीमपुर से बस्तर तक ये बोली जाती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, इंपॉर्टेंट बात है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। यहाँ से प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, हर जगह पर यहाँ पर से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो इसी प्रकार के यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि आपको दे देंगे कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, 3 ये डाल देंगे और कोई एक और शामिल करके आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं और तीनों का नाम है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब एक एक को करके पढ़ेंगे कि अवधी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो मध्य देशी अवध से अवधी का उदय हुआ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अवधी अवध क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि अवध एक स्थान का नाम है और उस अवध में जो बोली बोली जाती थी उसी को क्या नाम दिया गया, अवधी नाम दिया गया। अवध जो है अयोध्या का तद्भव रूप है। 2 तरीके के हमारे पास शब्द आते हैं, एक तत्सम शब्द आता है और दूसरा क्या आता है, तद्भव शब्द आता है। तो तद्भव तत्सम शब्द अयोध्या हो जाएगा और इसका तद्भव हम कहें तो अवध होगा। जैसे अयोध्या कोई क्या बोल देते हैं, अवध बोल देते हैं। तो तत्सम शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और एज इट इज जो के तो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव वो शब्द हैं जो संस्कृत के हैं लेकिन अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे कि अयोध्या से क्या बदलकर हो गया, अवध हो गया। लखनऊ मंडल के जनपदों में ही सामान्यतः इसका प्रयोग होता है। हरदोई अपवाद है। अब ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि लखनऊ मंडल के सभी जनपदों में वैसे तो अवधी का प्रयोग होता है, लेकिन एक स्थान है वहाँ पर और जिसका नाम है हरदोई, वहाँ पर अवधी नहीं बोली जाती है। ठीक है, ये याद रखना है। इस बोली के लिए कोसली, वैशवाड़ी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न भी कई बार पेपर में पीजीटी एस्टेट में भी पूछा जाता है, टीजीटी एस्टेट में भी, कि जो अवधी बोली है उसका लिए और अन्य किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अवधी को हम कोसली भी कह सकते हैं और अवधी को वैशवाड़ी भी कहते हैं। तो दोनों नाम अवधी के ही हैं। अगर आपसे प्रश्न कोसली शब्द देकर या वैशवाड़ी शब्द देकर पूछा जाता है तो भी आप अवधी बोली ही समझेंगे। कौशल अवध का पुराना नाम था। अब देखो, अवध अयोध्या का नाम था और इससे पहले भी उसका क्या नाम था, कौशल। अतः वहां की बोली कोसली कहलाई। ठीक है, तो जो कौशल नामक क्षेत्र की बोली थी उसे कोसली कहा। तो कोसली ये अवध का ही पहले नाम था कौशल, तो जो कौशल क्षेत्र में बोली जाती थी उसे कोसली कहा जाने लगा और जो अवध क्षेत्र में बोली जाती थी उसे अवधी कहा जाने लगा और बात एक ही बोली की कर रहे हैं। अवध के क्षेत्र में बैस राजपूतों का वर्चस्व था और उनकी बोली बैसवाड़ी कहलाई। बैसवाड़ी रायबरेली और उन्नाव के बीच के हिस्से में बोली जाती है। ठीक है, अवध के क्षेत्र में बैस जो था राजपूतों का वर्चस्व था, मतलब राजपूत वहां पर ज्यादा संख्या में थे और उनकी जो राजपूतों की बोली थी, जो बैस नामक स्थान के जो राजपूत थे उस बोली को बैसवाड़ी कहा जाने लगा। और बैसवाड़ी बोली कहा जाती है रायबरेली और उन्नाव के बीच में जितना भी क्षेत्र पड़ता है उन सभी स्थानों पर बैसवाड़ी बोली जाती है। प्राकृत पैंगलम में पुरानी अवधि के रूप में मिलते हैं। प्राकृत पैंगलम में पुरानी अवधि के रूप मिलते हैं, यानी कि प्राकृत पैंगलम के ग्रंथ की बात करें तो उसमें भी अवधि बोली के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद बात करें पंडित दामोदर शर्मा का, जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये रचना ही आपको बिल्कुल याद कर लेनी है कि किसकी है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक रचना किसकी है, दामोदर की है। तो पंडित दामोदर का एक ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और इसे आदिकाल का गद्य ग्रंथ भी कहा जाता है।
इसके अंदर क्या है कि कोसली के रूप में मिलती है, मतलब कोसली जो बोली है उसका रूप भी इस ग्रंथ के अंदर देखने को मिलता है। कुवल्ले माला कहा में ये भी एक रचना का नाम है, और कुवल्ले माला का जो लेखक है वो उद्यतन सूरी है, ने कोसली का प्रयोग देशी भाषा के रूप में किया है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि उद्यतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवल्ले माला में कोसली का प्रयोग किस नाम से किया है, तो प्रश्न हो जाएगा देशी भाषा के रूप में। याद रखना है। बैसवाड़ी, मिर्जापुरी तथा बगोनी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अवधी की मुख्य उपबोलियां हैं। अब मैंने बताया कि सबसे पहले उपभाषा, और उपभाषा के अंदर क्या आती हैं, बोलियां आती हैं, और बोलियों के अंदर भी क्या आती हैं, उपबोलियां आती हैं। तो आपको सभी बोलियों की उपबोलियां भी ध्यान रखना है। जैसे कि अभी हम उपभाषा पढ़ रहे हैं पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और अब हम पढ़ रहे हैं अवधी, तो अवधी की उपबोलियों की बात करूं तो यहाँ पर अवधी की मुख्य उपबोलियां दी गई हैं, बैसवाड़ी, मिर्जापुरी तथा भगोनी। ये 3 उपबोलियां हैं अवधी की। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, मॉरिशस, दुबई आदि क्षेत्रों में कुछ लोग अवधी में बातचीत भी करते हैं। मतलब ये नहीं कि भारत के अलावा भी कई देश ऐसे हैं, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर अवधी बोली जाती है, तो ये नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अवधी के विकास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रारंभ से 1400 ईस्वी तक, आदिकाल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, प्रारंभ से लेकर 1400 ईस्वी तक आदिकाल, यानी कि शुरू से लेकर और 1400 ईस्वी तक के काल को इन्होंने क्या कहा, आदिकाल कहा, अवधि का। उसके बाद 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक के काल को क्या कहा, अवधि के मध्यकाल। और 1700 ईस्वी से अब तक के काल को क्या कहा, आधुनिक काल का। ये अवधि के विकास को 3 चरणों में बांटा है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा प्रारंभ से लेकर 1400 ईस्वी तक है। मध्यकालीन अवधि की जो समय सीमा वो 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक है। और आधुनिक अवधि की बात करें तो 1700 ईस्वी से लेकर अब तक। मध्यकाल में अवधि ने प्रौढ़ता को प्राप्त किया। प्रौढ़ता को मतलब उसका जो रूप है या उसका जो विकास है वो और भी बहुत ज़्यादा होता गया। अवधि के 2 सबसे बड़े कवि तुलसी और जायसी इसी काल में हुआ। तो तुलसी और जायसी को आप लोगों को पता है कि आप आदि काल में पढ़ेंगे, और भक्ति काल के अंदर हम जायसी और तुलसीदास को पढ़ते हैं। राम काव्य का आधार जो है जिस लेखक को माना जाता है तो वो तुलसीदास जी को माना जाता है, और सूफी काव्य का आधार जो है मतलब प्रमुख जो कवि है वो जायसी को माना जाता है। और दोनों ने ही अवधि का सबसे प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। तुलसी ने अवधि को गांव की भाषा कहा, और रामचरितमानस में उन्होंने एक बात कही, गिरा ग्रामे सिए राम जस, गावई सुनई सुजान। ये पंक्ति अगर आपसे पेपर में देकर पूछ ले तो ये जो पंक्ति है ये रामचरितमानस की है और तुलसीदास द्वारा रचित है। और अवधि को गांव की भाषा, गिरा ग्राम में सिए राम जस, गावई सुनई सुजान। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है, तुलसीदास जी की है, और अवधि भाषा में इन्होंने बात कही है। उसके बाद आता है बघेली। अब बताया था पूर्वी हिंदी पढ़ रही हैं, पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पढ़ेंगे, और अवधी हमने पढ़ ली है और अब पढ़ेंगे हम बघेली। तो दूसरी जो बोली आती है बघेली आती है। दोस्तों काफ़ी विस्तार से मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ ताकि हर एक कंटेंट आपके पास तक पहुँच सके। बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के एक क्षेत्रीय रूप से हुआ। बघेली का विकास, ध्यान रखना, पूर्वी हिंदी कहाँ से निकल कर आई है, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकल कर आई है। ये जरूरी नहीं कि बघेली का ही पूछे आपसे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों का पूछे तो भी आप अर्धमागधी अपभ्रंश से ही बताएंगे। ठीक है। रीवा के आसपास का क्षेत्र बघेल राजपूतों के वर्चस्व के कारण बुंदेलखंड कहलाया, और यहाँ पर बोली जाने वाली बोली बघेलखंडी या बघेली कहलाई। यानी कि जो क्षेत्र विशेष का नाम होता था उस क्षेत्र विशेष में जो बोली बोली जाती थी वही उस बोली का नाम रख दिया। इसी प्रकार से ये बघेली कहलाई। जो बघेलखंड नामक क्षेत्र में जो बोली बोली जाती थी उसे बघेली कहा जाने लगा। और इसका विकास कहाँ से हुआ, अर्धमागधी अपभ्रंश के एक क्षेत्रीय रूप से हुआ।
रीवा नदी के क्षेत्र में उद्भव के कारण बघेली को रिवाई भी कहते हैं। रीवा नदी के कारण इसको बघेली को क्या कह देते हैं, रिवाई भी कहते हैं। गुड़ार, जुड़ार, गहोरा तथा तिरहारी बघेली की उपबोलियां हैं। देखो मैंने हर बोली की उपबोली बताई हैं, तो यहाँ पर आप बघेली की भी बोली उपबोली जो है आप नोट डाउन कर लें। और बघेली की जो बोलियां हैं वो है जुड़ार, गहोरा तथा तिरहारी, ये 3 उपबोलियां हैं। बाबूराम सक्सेना बघेली को अवधी की ही एक उपबोली मानते हैं। ये अब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं कि कौन किसको क्या मानता है। तो बाबूराम सक्सेना बघेली को क्या मानते हैं, अवधी का ही एक उपबोली मानते हैं। बघेली को दक्षिणी अवधी भी कहा जाता है, ये बात भी आप थोड़ा जस्ट अपने नॉलेज के लिए याद रखें। अवधी और बघेली में बहुत सी समानताएं हैं, क्योंकि एक ही पूर्वी हिंदी की उपभाषाएं हैं दोनों, तो इन दोनों में समानता भी है अवधी और बघेली में। लोक साहित्य की दृष्टि से बघेली संपन्न बोली है, परंतु इसमें लिखित साहित्य का अभाव है। देखो जो बघेली बोली है वैसे तो लोक साहित्य की दृष्टि से काफी संपन्न है, मतलब काफी लोक साहित्य आपको देखने को इसमें मिल जाएगा जो इस बोली में लिखा गया या बोला गया, लेकिन लिखित साहित्य आपको नहीं मिलेगा। लिखा हुआ साहित्य इसमें कम है, वैसे इसका काफी प्रयोग होता है। रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित परम धर्म निर्णय बघेली बोली की महत्वपूर्ण कृति है, तो ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बघेली में सामान्यतः आरंभिक स्वर का लोप रहता है तथा व्यंजनों में व का मैं और व का ब मिलता है, यानी कि आरंभिक स्वर का वहां पर लोप रहता है, मतलब लुप्त रहता है या छुपा हुआ रहता है। और व्यंजनों में जो व है उसका मैं से प्रयोग किया जाता है और व की जगह पर ब का भी प्रयोग देखने को मिलता है। अब तीसरी बोली आती है छत्तीसगढ़ी, तो यहाँ पर देखेंगे इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट जो और पॉइंट है। छत्तीसगढ़ी का उदय अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ, ये मैंने आपको अभी बताई थी थोड़ी देर पहले कि अवधी कहे, बघेली कहे चाहे छत्तीसगढ़ी कहे, तीनों का अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से इनका विकास हुआ है। और छत्तीसगढ़ी बोली वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा भी है। इतिहास में इस क्षेत्र को दक्षिणी कौशल भी कहा जाता है। दक्षिण कौशल पूछे तो आपको छत्तीसगढ़ी ही समझना है। छत्तीसगढ़ी को लरिया या खलटाही भी कहते हैं। और सरगुजिया, सदरी, बगानी, बिंजवाली कुछ मुख्य उपबोलियां हैं। छत्तीसगढ़ी की उपबोलियां पूछे तो ये पॉइंट, ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तीनों बोलियां आपको याद ध्यान रखनी है। और भोजपुरी, मगही, बघेली, मराठी, उड़िया भाषी क्षेत्रों से घिरा होने के कारण इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ी पर देखा जा सकता है। तो जस्ट ये पॉइंट आपको अपनी नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ी में कुछ शब्दों में महाप्राणीकरण का प्रचलन दिखाई देता है, जैसे इलाका को क्या बोलते हैं, इलाखा, तो का की बजाय खा जो है थोड़ा सा लंबा खींचकर दीर्घ महाप्राणीकर, जिसको बोलने में श्वास ज्यादा मात्रा में प्रयोग होती है तो उसे महाप्राण कहते हैं। तो ठीक है, तो इलाका की जगह क्या बोला जाता है, इलाखा, थोड़ा दीर्घ करके बोला जाता है। इसमें अघोषीकरण की प्रवृत्ति मिलती है। अब आपने वर्ण पढ़े होंगे, वर्णमाला में सघोष और अघोष, तो यहाँ पर अघोषीकरण की प्रवृत्ति ज़्यादा मिलती है। जैसे शराब, शराब, मतलब अघोष क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कोई कंपन पैदा नहीं होता, तो यहाँ पर शराब आप बोलेंगे तो सीधे तौर पर बोल देंगे, तो ये अघोषीकरण की प्रवृत्ति है। खराब को खराब, बंदगी को बंदगी, बंदगी बंदकी, गै की जगह क्या दे दिया इसने, कै दे दिया। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, हो सकता है ऐसे पॉइंट पूछ लिया जाते हैं। इसमें स के स्थान पर छ तथा छ की जगह, इसमें स के स्थान पर छ तथा छ की जगह बोला जाता है, मतलब छ की जगह तो छ ही बोला जाता है, लेकिन स के स्थान पर भी छ बोला जाता है। जैसे सीतापुर को छीतापुर, छेना को सेना, ठीक है। तो ये इसके हो सकता है कोई ऐसे शब्द देकर भी आपसे पूछ ले कि ऐसा किस बोली में होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पूर्वी हिंदी पढ़ी और एक लास्ट हिंदी बचती है पश्चिमी हिंदी, और उसकी उपभाषाएं जो हैं लगभग 4-5 हैं। तो ये सारी हम इसके बाद जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे और काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको
कैसी लगी। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें। जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ या जो इम्पोर्टेंट खबरें होती हैं HPSC से संबंधित, वो भी मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। तो धन्यवाद।